अस्सलाम वालेकुम बेटा, this is third lecture of rate, and already we have done a rate of reaction. I told you earlier कि इसमें जो है majority part was from AS O levels, और उसके बाद जो है इसमें कुछ enhancement है. तो हमने O level में जो रेट पढ़ा था पूरे का पूरा वही था. यहाँ पर जो हमने थोड़ी सी enhancement देखी वो थी कैटलिस्ट के लिहाज से. कैटलिस्ट जो है उसमें alternate रूट जो है वो किस तरीके से प्रोवाइड करता है, तो वो हमने डिटेल में देखा उसको. उसके बाद जो है हमने कैटलिस्ट की टाइप्स देखी, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट जो होते हैं. और उसके बाद जो है हमारे पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है. ये न्यू चीज़ है, इन्हांसमेंट है एएस में जो हमने पढ़ना है. और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है इसी से रिलेटेड जो है तकरीबन 70% क्वेश्चन, इसके 60-70% क्वेश्चन इसी से आएंगे. तो इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं कि ये कर्व है क्या और शो क्या करती है. तो बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट का नाम है, और ये जो है इसने जो है देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है मॉलिक्यूल की, इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. उसके बाद जो है इसने एक कंक्लूजन दिया कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है मॉलिक्यूल्स की एट अ गिवन टेम्परेचर. तो इस तरीके से इसने यहाँ पर अगर गौर से देखें तो इस एक्सेस पे जो है इसने कहा कि किसी गिवन टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंटेनर है, तो उसमें जो है अगर आप उसको एक 25 मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है सबकी एनर्जी सेम नहीं होगी. सबकी एनर्जी सेम नहीं होगी, बल्कि ऐसा होगा कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी जो है वो लो होगी और कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी जो है बहुत हाई होगी. तो हमने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं, तो सारे पार्टिकल्स की एनर्जी सेम नहीं है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो है लो एनर्जी पार्टिकल्स हैं 3 इस 4 पार्टिकल्स कंटेनर में. इस तरीके से हम ब्लैक की बात करते हैं तो ये जो है एवरेज एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है. और इस तरीके से जो है रेड वाले जो है पार्टिकल्स जो है इनकी एनर्जी जो है दैट इज समथिंग एल्स, और इसको हम हाई एनर्जी काउंट कर देते हैं. तो हमारे पास 3 टाइप के पार्टिकल्स हैं एक्चुअली. एक वो पार्टिकल जिनकी एनर्जी बहुत लो है, और एक वो पार्टिकल जिनकी एनर्जी एवरेज है, और वो पार्टिकल जिनका एनर्जी जो है बहुत हाई है. एक चीज़ और नोट कर रहे हैं हम लोग, एवरेज वाले पार्टिकल्स जो है उनका नंबर जो है ये कहता है कि बहुत ज़्यादा होता है, और लो और हाई वालों का नंबर कम होता है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमने एक्चुअली हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ये जो दिए हम इसे एनर्जी लिख देते हैं. तो देखें यहाँ पर हमारे पास अगर इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करता हूँ मैं, तो ऐसे कर देता हूँ इस तरीके से, और ये कलर डिफरेंट यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि विजिबल हो जाए. तो लेट से मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, एक लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी. देखिए ये वाले पार्टिकल्स जस्ट 10 हैं, ठीक है, 10 पार्टिकल्स हैं. हमने कह दिया कि ये जो है अगर एनर्जी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इस तरफ इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब कि ये लो एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं. फिर जो है ये पार्टिकल्स जो हैं, जो कि टोटल नंबर जो इनका 4 बन रहा है 3:1, तो इसको जो है हम कहते हैं कि ये हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं. लेकिन मेजॉरिटी पार्टिकल्स जो है उनकी एनर्जी जो है बहुत, मेजॉरिटी पार्टिकल्स जो है वो हैं जिनकी एनर्जी जो है एवरेज एनर्जी है. लेकिन ये देख लें आप लोग इस ग्राफ के अंदर जो है, तो सारे पार्टिकल्स की एनर्जी सेम नहीं होती, डिफरेंट एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं गिवन टेम्परेचर. जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये प्रोपोर्शन कहता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है. और उसको हमने ज़रा देखना है कि ये किस तरीके से क्या समझाने की कोशिश करता है. नंबर 1 तो ये हुआ कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो हमें बताती क्या है. तो ये शो करती है distribution of molecules, distribution of particles according to their energies. तो पार्टिकल्स की एनर्जी को जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको शो करती है. अच्छा, इसमें हमारे पास कर्व में होता क्या है कि 2 एक्सिस होते हैं हमारे पास. जो वाई एक्सिस होता है इसके ऊपर हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स, जबकि एक्स एक्सिस पे हमारे पास होती है एनर्जी. और ये अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन ही सेज के ये कर्व जो है इस तरीके से परफेक्ट पैराबोला नहीं होती कि आधे ये वाले एनर्जी वाले पार्टिकल्स हों और आधे जो है दूसरे एनर्जी वाले पार्टिकल्स हों. ऐसी परफेक्शन नहीं शो करता, बल्कि इसकी सिमेट्री जो है कुछ इस तरीके से होती है कि ऐसी होती है.
अब ये कैसे बन गई कर्व? ये कर्व बनने के लिए सबसे पहला काम ये हुआ कि हमारे पास कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी जो है वो कम होती है, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स, फिर और ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स। जैसे ग्राफ बनता है वैसे ही हिसाब किताब ये कहता है कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स की एनर्जी जो है वो डिफरेंट हो रही होती है, और इसको इसने शो करने के लिए कुछ इस तरीके से ये ग्राफ को, एक्चुअली तो ग्राफ आप लोग समझ रहे हैं, तो इस पे होता क्या है कि इस तरीके से पार्टिकल की एनर्जी शो करता है। तो वो कहता है कुछ पार्टिकल की एनर्जी जो है वो कुछ पार्टिकल का नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कुछ पार्टिकल का नंबर बहुत कम है। इस तरीके से एनर्जी जो है उसकी बात करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर इसको बैरियर बेंचमार्क लगा देते हैं, यहाँ पर हमने एक लाइन खींची ऐसे इधर, और फिर एक लाइन हमने यहाँ पे खींची। तो ये जो है हमारे पास लो एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं, नीचे लिख देते हैं, ये पार्टिकल्स लो एनर्जी वाले हैं, ये पार्टिकल्स एवरेज एनर्जी वाले हैं, और ये हाई एनर्जी वाले हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि मतलब कोई थ्योरी दे दी, बल्कि इसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया इस बात को कि इस तरीके से कुछ हिसाब किताब होता है। अगर इसी के ऊपर मैं कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये इसको ऐसे कर दें तो ये आपके पास एक्चुअली कर्व बन जाएगी, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे, पहली बात ये है कि अगर आप जो है ये सोचते हैं कि एक कंटेनर जो है हमारे पास, उसके अंदर डिफरेंट साइज के डिफरेंट एक किसी टेम्परेचर पे रखा हुआ है इसको मैंने, तो हमारे पास जो है हिसाब किताब ये है कि मैंने लेट से 25 डिग्री सेल्सियस पे इस कंटेनर को रखा, तो इसमें जो सारे पार्टिकल्स हैं उन सब की एनर्जी जो है एक जैसी नहीं होगी। गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है, सारे पार्टिकल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होगी, बल्कि इसमें कुछ हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स भी होंगे अनयूजुअली, और कुछ इसमें लो एनर्जी वाले पार्टिकल्स भी होंगे। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पार्टिकल्स होंगे वो होंगे हमारे पास एवरेज वाले। तो एक तो ये कर्व जो है इसमें, चलें हम उसको भी साथ साथ कर लेते हैं। ये कहता है कि मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं, ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी। मतलब आपके पास ये टोटल पार्टिकल्स मिलाता हूं मैं, सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं, ये लेट से आपके पास 100 पार्टिकल्स हैं, 100 बल्कि काउंटिंग थोड़ा देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये नंबर ज़रा ऊपर नीचे है, तो हम इसको ऐसा कर देते हैं कि ये टोटल पार्टिकल्स जो हैं लेट से दीज आर 20 पार्टिकल्स टोटल। इन 20 में से हिसाब किताब ये है कि जो रेड वाले पार्टिकल्स हैं हाई एनर्जी, हम इसको लिख देते हैं, ये वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, और इनका नंबर जो है आपके सामने आ रहा है कि 3 है। इस तरीके से आपके पास ग्रीन में जो आप पार्टिकल्स शो किए हमने, ये लो एनर्जी पार्टिकल्स हैं जिनका नंबर जो है आपको नज़र आ रहा है कि 3 है। और इस तरीके से बाकी जो पार्टिकल्स बच जाते हैं आपके पास, वो सारे के सारे ब्लू वाले वो एवरेज में हैं, और इनका नंबर जो है बाकी बच के आपके पास 14 पार्टिकल्स। तो ये वाला रीजन जो है, ये वाले पार्टिकल सबसे ज़्यादा होते हैं एवरेज वाले, हाई वाले और लो वाले का प्रोपोर्शन कम होता है। अब ये कहते हैं कि टेम्परेचर चेंज कर दे तो ये प्रोपोर्शन जो है किसी लिहाज से जो है चेंज हो जाएगा। तो इसमें अगर, तो he says कि if we change the temperature by changing temperature distribution of particles changes, तो पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगी। आपको पता है कि टेम्परेचर के साथ जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंटेनर का तो आपके पास मामला ये हो जाएगा कि हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स ज़रा ज़्यादा हो जाएंगे और लो वाले कम हो जाएंगे, मतलब सबको एनर्जी मिलेगी और कुछ इसी के हिसाब किताब हो जाएगा। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपके पास एक क्लास पे जो है लेट्स से 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आपके पास ये क्लास है, उस क्लास के अंदर जो है आपके पास 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 की बजाय हम चले ये 9 कर लेते हैं, ये 9 स्टूडेंट्स हैं। तो इन सब के पास जो है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी होगी जिसको हम एनर्जी की टर्म में काउंट कर सकते हैं। इस बंदे के पास 200 रुपये हैं, इस बंदे के पास 500 रुपीज़ हैं, इस बंदे के पास
1200 रुपीज़ हैं, इस बंदे के पास 700 रुपीज़ हैं, इसके पास 300 रुपीज़ हैं, इसके पास 900 रुपीज़ हैं, इसके पास 750 हैं, इसके पास 800 हैं, इसके पास 850 हैं। तो आपके पास कुछ पार्टिकल्स का ये हिसाब किताब है। तो अब जो है ये सारे पार्टिकल्स हैं ए बी सी डी, जो भी इनको मार्क करना है हमने कर देते हैं। तो हम किसी और कलर से मार्क कर देते हैं कि ए है और फिर बी है और फिर सी है, डी ई एंड एफ एंड जी एंड एच एंड आई, ये इस तरीके से पार्टिकल्स हैं। इन सब की डिफरेंट है, इनकी सबकी एनर्जी भी डिफरेंट है। तो अगर इनको हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कुछ इनिशियल मामला ये होगा कि यहाँ पर अगर एनर्जी लिखने की कोशिश करते हैं तो ये 0 हो गया, फिर उसके पास हमारे पास जो है 100 आ जाएगा, फिर हमारे पास 200 आ जाएगा, फिर हमारे पास 300 आ जाएगा। इस तरीके से ये स्केल जो है हमारे पास एनर्जी का जब इस तरीके से बढ़ेगा हमारे पास इस एक्सिस पे एनर्जी, तो ये पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है कुछ पहली बात ऐसी होती है। और साथ ही मैं लिख देता हूँ कि ये परफेक्ट पैराबोला नहीं होती, ये इसने प्रूव किया था, ऐसी नहीं होती, बल्कि इसमें कुछ इस तरीके की कर्व बनती है। अब इसमें वही कि अगर हम जो है यहाँ पर ये आपके सामने अगर इसके नीचे जो है हम स्क्वायर्स बनाने की कोशिश करें तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको इंडिकेट हो रहे हैं। तो ये टोटल जो भी पार्टिकल्स हैं इनका नंबर जो है वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, इनकी एनर्जी चेंज हो सकती है, टेम्परेचर चेंज करने से एनर्जी जो है वो चेंज हो सकती है, और पार्टिकल्स का नंबर जो है वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे अगर आपके पास यहाँ पर 9 पार्टिकल्स थे तो ये 9 पार्टिकल्स ही रहेंगे। अब इसमें हम जो है अगर इसको लो और हाई एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो हमारे पास जो है, मैं इसको पहले जो है इस तरीके से मार्क कर देता हूँ इसको मैं। तो ये वाला पार्टिकल की लो एनर्जी है, ये वाले पार्टिकल की एनर्जी लो है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास कुछ एवरेज टाइप के पार्टिकल्स आ रहे हैं जिसमें 500 आ गया, 700, 600 और 850, ये और ये आ गया आपके पास एवरेज टाइप के। और हमारे पास जो है एक पार्टिकल की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको 3 रीजन में हमने लाजमी डिवाइड करना होता है, और उसके बाद जो है हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि ऐसा हिसाब किताब। अब जब आप टेम्परेचर का चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर चेंज करने का मतलब ये हुआ कि आप जो है आप इसकी एनर्जी बढ़ा दें, मतलब सबको आप +200 कर दें। तो अब आपके पास मामला ये है कि जो ये पार्टिकल्स थे और ये पार्टिकल्स थे और ये पार्टिकल्स थे, 3 रीजन थे, तो इनका नंबर बढ़ जाएगा और इनका नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, जब सबको यही एनर्जी मिल जाएगी तो सबकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो आपके पास ये जो है एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी 500 में, ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी 400 में, सिमिलरली ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास 700 में। सारे पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो आपके पास ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप जो है, ये हमने बात की जब हम टेम्परेचर ज़्यादा कर दें, और अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं, अगर टेम्परेचर कम करता हूं मैं, तो उस वक्त जो है अगर मैं टेम्परेचर लो कर देता हूं, इसका मतलब ये है कि मैं इसमें से एनर्जी रिलीज करवा दूंगा, हर पार्टिकल की एनर्जी कम कर दूंगा। तो इस केस में मेरे पास इसकी एनर्जी जो है 300 से हो जाएगी 100। इस तरीके से इसकी एनर्जी जो है हमारे पास हो जाएगी 0, इसमें एनर्जी हमारे पास हो जाएगी 300। तो इस तरीके से होगा क्या कि अगर आप जो है टेम्परेचर राइज करते हैं तो इनका प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा जबकि इनका प्रोपोर्शन कम हो जाएगा, और अगर आपने टेम्परेचर जो है लो कर दिया, टेम्परेचर लो कर दिया, तो इनका प्रोपोर्शन अब बढ़ जाएगा और इसका प्रोपोर्शन कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास कर्व जो है, इसका जो प्रोपोर्शन है वो ऊपर नीचे होगा, लेकिन टोटल एरिया अंडर कर्व शुड रिमेन सेम। ठीक है, अब उसको आपको समझाते हैं। अच्छा, अब जो है ज्यादातर पार्टिकल्स जो है हमारे पास वो एवरेज में होते हैं। तो इस केस में तो या तो ये कर्व जो है आपके पास मतलब आगे चली जाएगी कुछ इस तरीके से, तो इस केस में आपके पास ये वाला प्रोपोर्शन हमेशा दोनों केसेस में कम होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स हैं ही ये आपके पास। आउट ऑफ 20 पार्टिकल्स जो हमने ऊपर एग्जांपल दी थी, तो 20 में से आपके पास ज्यादातर 14 पार्टिकल्स तो इसी में से थे। आपने एनर्जी बढ़ाई तो ज्यादा प्रोपोर्शन, ज्यादा बड़ा चेंज नजर आएगा आपको, वो एवरेज वालों में से नजर आएगा। तो एवरेज जो है, चाहे आप टेम्परेचर ज्यादा करते हैं चाहे आप टेम्परेचर कम करते हैं, इनमें बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है। इस बेस के ऊपर जो है हम इसको थोड़ा सा अब बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है।
तो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा? तो यहां पर अगर आपके पास ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ये थी, इस एक्सिस पे आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जबकि इस एक्सिस पे आपके पास एनर्जी होती है और कर्व की शेप कुछ ऐसी होती है। तो ये इस कर्व को अगर मैंने मार्क कर दिया तो इसको मैंने ब्लैक लाइन को लिख दिया कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ये कर्व है। इसमें फिर मैं बेंचमार्क करता हूँ और डिस्ट्रीब्यूशन शो करता हूँ, तो देखें हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स को मैं हाईलाइट करने की जा रहा हूँ अब पहली दफ़ा। मतलब दीज आर दोज पार्टिकल्स, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं जो इस तरफ आ रहे हैं, ये वाले, दे हैव हाई एनर्जी और इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब अगर आप जो है यहाँ से 0, 500 और फिर 700 इस तरीके से चलते जा रहे हैं, लेट्स से दिस इज 1200, तो जिसकी पार्टिकल की एनर्जी 1200 या उससे ज़्यादा होगी वही इफेक्टिवली कोलाइड कर सकता है। तो हमारे पास जस्ट दिस रेड पोर्शन पार्टिकल्स, इनकी एनर्जी हाई है, यही इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते थे। अब जब टेम्परेचर मैं ज़्यादा कर दूंगा या कम कर दूंगा, तो पहले जो है मैं यहाँ पर मार्क करके दिखाता हूँ आपको कि इस तरीके से ये लो वाले थे और ये हाई वाले थे और ये वाले जो थे एवरेज वाले थे, और इनका जो भी नंबर था वो हमारे पास फिक्स था। जो एक नंबर होगा पर्टिकुलर वो फिक्स है हमारे पास। तो हम इसके ऊपर जो है यहाँ पर इधर लिख देते हैं कि ये लो वाले हैं, ये एवरेज वाले और ये हाई वाले। अब जो है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो अरेंजमेंट थी उसको मैं ब्लैक कलर में लिखता हूँ। लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस था हमारे पास। उस वक्त जो है हमारे पास ये वाले पार्टिकल फॉर एग्जांपल थे हमारे पास 10 थे, ये थे 50 और ये थे 15। तो ये टोटल पार्टिकल्स जो हैं आपके पास बन जाएंगे मिला के 60, 70 और 75। ये नंबर, अब आप टेम्परेचर अगर चेंज करते हैं ये नंबर 75 ही रहेगा। अब जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ तो उस वक्त ये नंबर 75 ही रहना चाहिए। पार्टिकल का नंबर तो चेंज नहीं होगा, बस उनकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन होगा ये कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से इनका नंबर कम हो जाएगा और ये कम होके लेट से हमारे पास आ जाता है, रिड्यूस होके 5 पे आ जाता है। इस तरीके से इसका नंबर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा करने से इसको हम कर देते हैं यहाँ पर 25। तो अब जो है आपके पास जो है इसको टोटल जो है आपको 75 ही करना है। तो खुद सोचें कि आपके पास क्या करना पड़ेगा इस जगह पर। यहाँ से जितना कम होगा उस तरफ ज़्यादा हो जाएगा, इसका नंबर जो है फिर आपके पास हो जाएगा 45। ठीक, तो ये वाली बात फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास कर्व जो है कुछ ऐसी हो जाएगी। तो अगर आप गौर से देखें तो आपके पास अब ये वाले पार्टिकल्स भी इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं। ये पार्टिकल्स जो हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी से एनर्जी ज़्यादा है उनका नंबर बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब आपके पास मोर एनर्जी वाले पार्टिकल ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व का कुछ मामला ही हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं टेम्परेचर कम कर देता हूँ, तो अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 10 डिग्री। टेम्परेचर हमने कम कर दिया इसका 10 डिग्री सेल्सियस। इस केस में क्या होगा, इसका नंबर बढ़ जाएगा जबकि इसका नंबर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल के जो नंबर्स थे वो उसमें से 15 में से आपके पास हो जाएंगे, ये रह जाएंगे आपके पास 5, ये हो जाएंगे आपके पास 25। तो अब आपका नंबर जो है टोटल दोबारा 75 रहना चाहिए, इसलिए जो इसका डिफरेंस होगा वो आपको लिखना है। तो दैट बिकम्स 30 हो गया तो 45 यहाँ पर भी आ रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो इस नंबर में हमेशा चेंज आएगा, और क्या चेंज आएगा वो आपके सामने है। और इसको हम किसी और कलर से मार्क कर देते हैं, तो ऑरेंज कलर लिया हमने और यहाँ पे लिख रहे हैं ये 45 50 से इस केस में भी कम हो रहा है
और इस केस में भी देखें कम हो रहा है, तो इसका नंबर जो है, क्योंकि बड़ा प्रोपोर्शन आपके पास एवरेज वालों का ही है, तो इसका नंबर तो हमेशा कम होगा। लेकिन जो हाई वाले और लो वाले में, उनमें जो है टेम्परेचर के हिसाब से जो आपको चेंज नजर आएगा। अब लो की अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, तो हमने पर्पल कलर सेलेक्ट किया था, तो अब आपके पास पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन का मामला कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये आपके पास जो न्यू कर्व आएगी वो कुछ ऐसी होगी। तो आपके पास वो पार्टिकल्स जो इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं, उनका अब नंबर जो है कम हो गया, बस ये वाले पार्टिकल्स हैं। इससे पहले रेड वाले थे ये। इसके अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो पहली ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी, हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है ये सारा मामला क्लियर हो जाए आपके सामने और हम जो है क्वेश्चन सॉल्विंग पे जा सकें। तो अब यहाँ पर आपको टेक्निकल चीज़ें जो है कुछ बता दें। यहाँ पे हमने लाइन दी, तो ओरिजिनल कर्व जो है हमारे पास वो कुछ ऐसी होती है। इस एक्सिस पे एनर्जी होती है, और बस कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास हाई एनर्जी होती है। इस एनर्जी को हम कहते हैं, जिनके पास ये वाली एनर्जी होगी, मतलब वो इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं। और बस ये छोटा सा एक प्रोपोर्शन है आपके पास जो इफेक्टिवली कोलाइड कर सकता है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, हमारे पास ये हैं, और इन पार्टिकल्स को मैंने ए मार्क कर दिया, ठीक। और इस एक्सिस आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, या प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं, तो ये जो पर्पल कलर था, लेट्स से इट इज़ ऑन 25 डिग्री सेल्सियस। अब जो है यहीं पे हमने मार्क करना है 50 डिग्री सेल्सियस को। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे कर्व की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये कर्व जो है राइट हैंड साइड पे जाएगी। इसमें से बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा कि ये एरिया सेम रखने के लिए आपको पहचान बता रहा हूँ कि एरिया ऑफ कर्व सेम रहना चाहिए। इस केस में जो मैंने बनाया, एरिया ऑफ कर्व जो है ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जो स्क्वेयर्स कर्व के अंडर आ रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसकी हाइट भी बराबर नहीं होनी चाहिए, बल्कि जब टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे आप, तो ये आगे भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। इसका मतलब मूवमेंट ऑफ कर्व जो है वो कुछ ऐसी होगी आपके पास, यहाँ से, मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं तो इस तरफ जाएगा, अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो ऐसी कर्व हो जाएगी। इसका मतलब ये कर्व जो है कुछ ऐसी होनी चाहिए, ठीक। आपके पास इसके साथ मैच नहीं करना चाहिए इसको। इस तरीके से अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, तो इस वक्त जो है इस कर्व को पीछे जाना चाहिए। तो ये पीछे जब आप इसको करने की कोशिश करेंगे, तो आपने अगर ऐसे किया तो आपका एरिया जो है वो खराब हो जाएगा। इनकी हाइट बराबर नहीं होनी चाहिए। जब पीछे जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, मतलब अगर आप लो टेम्परेचर कर देंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे, तो ये कर्व पीछे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी, ताकि एरिया अंडर कर्व जो है वो सेम रहे, कुछ ऐसे। तो ये दो बातें हो गई कि जब टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो आगे जाएगी और नीचे जाएगी, और टेम्परेचर कम करेंगे तो पीछे और ऊपर चली जाएगी। अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन करता है कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से रेट क्यों बढ़ जाता है। तो जब से बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आई है, तो हमें बात कुछ इस तरीके से बतानी है, इन सारे पार्टिकल्स में से ये 20 थे या 40 थे या 50 थे, इफेक्टिवली कोलाइड कौन कर सकते हैं? वो जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर उनका नंबर 5 है तो 5 इफेक्टिव कोलिजन होंगी। अगर उन पार्टिकल्स का नंबर जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है उससे ज़्यादा है, उनका नंबर 50 है, तो 50 इफेक्टिव कोलिजन होगी। तो टेम्परेचर ज़्यादा करने से रेट क्यों बढ़ता है या रेट क्यों कम होता है, वो उसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। क्या हो रहा है भाई, टेम्परेचर ज्यादा करने से उन पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस बेस के ऊपर जो है हमें इसको एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पर क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, और आप लोग जो अब तक लिखते रहे हैं उसमें क्या चीज ऐड करनी है वो भी आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन 1 हो गया हमारे पास, वाई रेट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ज्यादा करने से रेट क्यों बढ़ जाता है। तो इस केस में जो है इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है हम क्या लिखें। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इस तरीके से। इसका दूसरा जो है मैं लिखने जा रहा हूं क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि वाई
rate decreases on decreasing टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करने से कम क्यों हो जाता है और टेम्परेचर ज़्यादा करने से ज़्यादा क्यों हो जाता है, उसका आंसर जो है आपको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से देना है। तो आप इसके बारे में वैसे ओ लेवल की बेस पे लिख क्या सकते थे, आपने लिखना था बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। फिर आपने लिखना था इफेक्टिव कोलिजन्स increases, so rate increases। तो आपको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से ये बात लाजमी लिखनी है अब से ऑनवर्ड, और वो ये बात है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर। तो ये बात अब आपको लाजमी लिखनी है कि असल में टेम्परेचर ज़्यादा करने से आपके पास ये कर्व होती है ऐसी। पहले सिर्फ ये वाले पार्टिकल्स कोलाइड कर सकते थे, अब जब टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे आप तो ये कर्व कुछ ऐसी हो जाएगी। तो ये वाले पार्टिकल्स भी इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं, पार्टिकल्स का जो नंबर है वो बढ़ गया। इसलिए हमने यहाँ पर जो लिखना है वो ये हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस। उन पार्टिकल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज कर गया जिनकी एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। तो बेटा ये वाली बात जो है आपको लाजमी लिखनी है, और जब से ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आई है तो आपको इन पार्टिकल्स का नंबर जो है वो आपको लाजमी इंडिकेट करना है कि इन पार्टिकल्स का नंबर जो है वो बढ़ गया। असल में ये पार्टिकल्स जो हैं ये बढ़ गए, जिसकी वजह से आपकी इफेक्टिव कोलिजन का नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। इस तरीके से टेम्परेचर कम करने से भी हमने ये बातें ही लिखनी थी। तो मैं यहाँ से इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो इंक्रीज की जगह डिक्रीज का वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और इस तरीके से यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया हमने। तो यहाँ पर इंक्रीज की जगह पे जो वर्ड्स है वो चेंज हो जाएंगे हमारे पास। डिक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेज आ जाएगा, यहाँ पे डिक्रीजेज आ जाएगा और यहाँ पर भी डिक्रीज आ जाएगा। बाकी पूरे का पूरा आंसर सेम रहेगा। तो हमने इसके लिए ब्लू कलर बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस, ये बात तो आप लोग लिखा करते थे। ये 2 पॉइंट्स आप लोग लिखते थे जो मैंने ग्रीन में लिखे हैं ऊपर, ठीक है। ये और ये आप लोग लिखते थे, एक एडिशनल पॉइंट आपके पास आया। सिमिलरली नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएंगे। ये आपके पास कर्व थी ओरिजिनल, और इसमें सिर्फ ये वाले पार्टिकल्स जो थे आपके पास इफेक्टिवली कोलाइड करते थे, और टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो ये पार्टिकल्स का नंबर जो है कम हो गया, हालांकि पहले ज़्यादा था। पहले सारे पार्टिकल्स थे, अब जो है सिर्फ थोड़े से पार्टिकल्स रह गए जो कोलाइड कर सकते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन decreases, so rate decreases। तो इफेक्टिव कोलिजन और रेट जो है वो आपका तो एक तो पहली बात ध्यान में रखिएगा कि इस कर्व को जो है ये परफेक्ट पैराबोला नहीं होती, बल्कि कुछ इसकी शेप जो है अनयूजुअल सी कुछ ऐसी शेप होती है इसकी। दूसरी बात, इसके 3 पोर्शन होते हैं, 3 रीजन होते हैं। इसके बाद जो है जैसे आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उस टेम्परेचर से इम्पैक्ट आएगा और कर्व की डिस्ट्रीब्यूशन जो है पार्टिकल्स की वो चेंज हो जाएगी। और अब जो है इसको एक चीज़ और इफेक्ट कर सकती है, दैट इज कैटलिस्ट। आप लोगों ने बचपन से सुना है कि कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मतलब जो काम जो है, मतलब वो पार्टिकल्स जो जिनकी एनर्जी 1200 थी
सिर्फ वही कोलाइड कर सकते थे, लेकिन आप जब कैटलिस्ट ऐड कर देंगे तो अब जो है ये काम जिसके लिए 1200 एनर्जी चाहिए थी, यही काम 800 एनर्जी वाले भी कर सकेंगे। तो इसका मतलब कि वो एनर्जी बैरियर को कम कर देता है। तो जिसमें आपके पास कैटलिस्ट से उसकी कर्व की शेप जो है उससे उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन पार्टिकल्स का नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफेक्ट ऑफ catalyst on distribution of particles। तो यहां पर हमने इसको ऐसे मार्क कर दिया और ये कर्व की शेप आपको बताया कुछ ऐसी होती है। फिर आपके पास जो है हम यहाँ पे बेंच मार्क कर देते हैं कि सिर्फ ये वाले पार्टिकल्स थे, तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। इस एक्सिस पे आपको पता है कि एनर्जी होती है और इस एक्सिस पे आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब ये एनर्जी अगर आपके पास 1200 थी, तो कैटलिस्ट अगर ऐड कर देंगे तो ये एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और आपके पास एक न्यू एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी इस जगह पे। और इसको जो है मैं लिख देता हूं कि ऐसा हो गया। नाउ दिस इज ऑल्सो एन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कब थी आपके पास? विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट ऐसा था कि जिनके पास 1200 एनर्जी होगी, ओनली दोज पार्टिकल्स कैन कोलाइड, मतलब ओनली दीज पार्टिकल्स वर एबल टू मेक इफेक्टिव कोलिजन। But if you use the catalyst, with catalyst the activation energy is lowered, वो कम हो गई है। अब आपके पास ये वाले पार्टिकल्स जो हैं ये भी इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं। तो आपके पास उन पार्टिकल्स का मतलब अब जो है बेंचमार्क हमारा ये बन गया है और ये सारे पार्टिकल्स इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास जो है, हम ये क्वेश्चन हमारे पास अगर आता है कि क्वेश्चन हाउ कैटलिस्ट increases rate of reaction, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाता है? तो आप लोग क्या लिखा करते थे, पहले वो लिख देते हैं। तो आप लोग लिखा करते थे आंसर में, पहली बात कैटलिस्ट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, और फिर आप लिखा करते थे सो इफेक्टिव कोलिजन्स एंड रेट इंक्रीजेस। ये आप लोग लिखा करते थे ऑलरेडी। तो आपको जो है यहाँ पर फिर वही चीज़ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से लिखनी है लाजमी, दैट इज कि कैटलिस्ट ऐड करने से उन पार्टिकल्स का नंबर जो है ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो पहले पार्टिकल्स सिर्फ एक कोलाइड कर सकते थे या 10 कोलाइड कर सकते थे, अब 10 और आ गए, तो टोटल पार्टिकल्स जो है जिनकी जो इफेक्टिवली मेक कर सकते हैं उनका नंबर जो है वो ज़्यादा हो गया। इस बेस पे आपने लिखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो ये कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। अब उन पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा जिनके पास एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है या उससे ज़्यादा है। तो इसलिए जो है आपके पास रेट बढ़ जाएगा। तो ये बात मतलब जैसे हम पीछे लिख के आए, ऐसे ही यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट हो गई ये बात। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको कि ये वाली बात आपको अब लाजमी लिखनी है। जब से बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन करवाई आपके पास, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी, तो ये वाली बात जो है आपको लाजमी लिखनी है। यही बात जो है हम देखें तो हमने उसमें भी लिखी है, मैं इसको थोड़ा सा लाइट कलर में शेयर कर देता हूँ। तो ये वाली बात हो गई। सिमिलरली अगर ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हमने वही वाली बात लिखी है, उन पार्टिकल्स का नंबर बढ़ जाता है। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो और क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है शो क्या करती है। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है शो करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। ठीक है, तो अब इसकी बेस के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन कुछ दिखाते हैं आपको, और क्वेश्चन जो हैं हमारे पास हो जाएंगे
आपको पार्ट, तो मेजॉरिटी जो है क्वेश्चन हमारे पास इसी से रेलिवेंसी में है, और ये जो है हम आपको दिखाते हुए जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे, आप लोग जो है इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर जो है ये काम ज़रा आसान हो जाएगा। देखिए अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। तो 13 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऐसा है, कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, अगर टेम्परेचर कम कर दें तो आपके पास प्रोपोर्शन एक्स वाई और जेड में क्या फ़र्क आएगा। तो अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कर्व जो है न्यू कर्व ऐसी आएगी। इसका मतलब एक्स का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, वाई जेड का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा, और वाई जो है मॉडरेट वाले, इनको तो होना ही कम होता है, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा करें चाहे कम करें, इनको तो लो ही होना होता है। तो इसका आंसर बी बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ये डायग्राम में बहुत कुछ उसने बोला हुआ है, तो अल्लाह जाने क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो ये देखिए हाई टेम्परेचर लिखा है, तो आप सोच के बताएं इनमें से कौन सी कर्व होगी हाई टेम्परेचर पे, पी या क्यू। टेम्परेचर ज़्यादा करने से कर्व ऐसे हो जाती है, और टेम्परेचर कम करने से कर्व ऐसी हो जाती है। तो आपके पास इनमें से हाई टेम्परेचर वाली कर्व राइट हैंड साइड वाली होगी, तो ये हो गई। इस तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो आपको पता है कि कैटलिस्ट, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है पीछे हो जाती है, लोअर हो जाती है यूजिंग कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट के साथ आपके पास एक्स आंसर आ जाएगा, तो ये आपके पास बन गया सी। इस तरीके से यहाँ पर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है उसने, अल्लाह जाने क्या क्या लिखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी लिखी है, ठीक है जी। अब जो है आप सोच के बताएं कि EA1 लिखे हुए सारे इसने, तो आप लोग EA1 के बारे में सोचें कि ये कैटलिस्ट के साथ है या विदाउट कैटलिस्ट है। तो एनर्जी इस एक्सिस में बढ़ रही होती है, तो विदाउट कैटलिस्ट ज़रा ज़्यादा होती है, तो दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन एंड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। अब सोचें अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में ज़्यादा कोलिजन होती हैं या कम कोलिजन होती हैं, तो अनकैटलाइज्ड में इफेक्टिव कोलिजन कम होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा है मोर होगी, तो ये बात तो गलत हो गई, जबकि ये वाली बात जो है सही हो गई। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ही एक बन रहा है। बहरहाल अब उसकी तरफ दूसरी तरफ भी देख लेते हैं, इफ़ यू वांट टू सी। तो दिस इज न्यू एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, सो दिस इज कैटलाइज्ड रिएक्शन एंड कैटलाइज्ड रिएक्शन। कैटलाइज रिएक्शन में मोर इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी क्योंकि पार्टिकल्स का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी यही इसका ऑप्शन आ रहा है। बार इसको आप लोग सुकून से कीजिएगा, फिर आपको कोई मसला होगा तो उसको हम देखेंगे, आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा अब जो है ये कह रहा है कि टेम्परेचर मैंने कम कर दिया। अब टेम्परेचर कम कर दिया तो क्या इसका हिसाब किताब हो जाएगा। टेम्परेचर कम करने से असल में तो ये कर्व इसने गलत बनाई है बात थोड़ी सी, इसको ऐसा होना चाहिए। अब अगर आप इसको नोट करें तो आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन बन सकता है। देखिए इसकी ये शेप तो परफेक्ट पैराबोला तो होती ही नहीं है, मैंने काट दिया। और इस तरीके से खिंच के ऐसा हो जाए, ऐसा भी नहीं होता, आपको पता है। ये दो कर्व कर दिए। अब हमारे पास रह गया ऑप्शन ए या फिर सी। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये ए है या सी है, तो मैं इसको ज़रा और क्लीन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये मूवमेंट जो है इसकी पीछे की तरफ जानी चाहिए थी। मैंने इस जगह से इसको ऐसे मार्क करता हूँ स्ट्रेट लाइन से रूलर रख के, तो आपके सामने इसकी हाइट ये आ रही है। अच्छा इधर से मार्क करते हैं इसको, तो ये हाइट आ रही है, इसको मैं यहाँ से भी मार्क कर देता हूँ, तो आपके सामने पूरी की पूरी पिक्चर आ जाएगी। और ये जगह आ गई आपके पास। आप सोच के बताएं कि अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो इसको पीछे जाना चाहिए, तो उस पॉइंट से पहले पीछे आ जाए और ऊपर भी जाना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास इसमें ए आंसर नहीं हो सकता। ए में अगर देखें तो आपके पास लो टेम्परेचर में आपके पास जो मूवमेंट होती है वो होती है, अगर ओरिजिनल कर्व ये थी तो लो टेम्परेचर में आपके पास ये मूवमेंट होती है, पीछे भी जाता है और ऊपर भी जाता है, ठीक है। ए में देखें तो नीचे आ रहा है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से यहाँ पर वो कह रहा है कि फिर उसने क्या किया देखते हैं। सॉलिड लाइन मॉलिक्यूलर स्पीड एट 500, ठीक है जी। तो आपके पास जो है सॉलिड लाइन जो है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये जो है आपके पास 500 पे है। ये कर्व जो है लेट से 500 पे है, और वो कह रहा है डॉटेड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कर्व, जो डॉटेड लाइन है वो 300 पे, इसका मतलब टेम्परेचर कम कर रहा है।
तो टेम्परेचर कम करने से कर्व की शेप कुछ ऐसी होनी चाहिए, तो आपके पास एक्चुअली ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसमें से जो आंसर हो सकता है वो पहला इसलिए नहीं हो सकता कि अगर आप देखें दोनों की हाइट उसने बराबर की है, दिस इज रॉन्ग। इसमें नीचे लेके आ गया है इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें पीछे जा रहा है और ऊपर जा रहा है, इसमें भी नहीं, उल्टा लिखा हुआ है इसने, डॉटेड लाइन को पीछे जाना चाहिए। इसमें आगे जा रही है डॉटेड लाइन, तब इसलिए ये रॉन्ग हो गया, जबकि दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पीछे जाना चाहिए इसको एक्चुअली एक्चुअल कर्व से, और ऊपर जाना चाहिए था। इस तरीके से ये वाला आपके पास क्वेश्चन, इसमें वो कह रहा है टेम्परेचर जो है फिर डिक्रीज किया इसने, डिक्रीज करने से ये वाला प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, ये कम होगा, और इसकी तो किस्मत में लिखा है कम होना। तो आपके पास ये हो जाएगा डिक्रीज डिक्रीज एंड डिक्रीज, जबकि यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीज इंक्रीज, जबकि यहाँ से हम टिक करेंगे डिक्रीज को, तो ऑप्शन सी बन गया, राइट। इस तरीके से जितने भी इसके क्वेश्चन आते हैं उनको हम कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं, और जो है फिर जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास अगर थ्योरी का एक क्वेश्चन दिखाएं आपको, तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल। ये देखें चैप्टर जो है बहुत आसान सा है, इसको बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपके पास अब 2 मार्क का क्वेश्चन आया यहाँ पर। पहला कह रहा है कि ड्रॉ डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एनर्जीज लेवल एक्सिस। 2 मार्क्स हैं आपके पास। लेवल एक्सिस उसने अलग से किया, इसका मार्क 1 होगा और 1 मार्क इसका होगा। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से बना दिया। यहाँ पर लेबल करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, जबकि यहाँ पर आपको लिखनी है एनर्जी। आपका 1 मार्क कंफर्म हो गया। दूसरा मार्क आपको इस कर्व को कुछ इस तरीके से बना दिया आपने। आप लोग एकदम ड्रॉ करेंगे तब जाके आपको क्लियर होगा। फिर वो कहता है कि इस शेप के ऊपर कमेंट करें। देखते हैं मार्क्स कितने। 1 मार्क है। अगर 1 मार्क था तो 1 मार्क का आंसर जो है मेरे पास, मैंने यहाँ पे लिख दिया शो distribution of particles according to their energies। 1 मार्क हो गया मेरा। अगर इसे ज्यादा कहता, आपसे ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन होता, तो फिर जो है आप इसमें जरा ज्यादा लिख सकते थे कि few were particles have energy equals to या greater than activation energy which can react फिर आप लिख सकते थे इसमें, मैं मतलब अगर ज्यादा मार्क्स होते तो प्रोपोर्शन ऑफ एवरेज एनर्जी molecules is higher। ठीक है, तो ये सारी बातें जो आप इसमें मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन आए। इसके बाद वो कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कर दें। तो आपको सबको पता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। अब ये कह रहा है कि इंसर्ट एंड लेबल एक्टिवेशन एनर्जी। आप जो है इसमें जो है एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो लेबल कर दें, इसमें इंसर्ट भी करें और फिर उसके बाद लेबल भी कर दें। तो 2 मार्क्स आपको यहाँ पर इसके नहीं दे रहा, बल्कि ये 2 मार्क्स, 1 मार्क हो गया आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन का, और 1 मार्क हो गया आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी को लेबल करने का। तो हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने यहाँ पे एक लाइन खींची और इसको हमने मेंशन कर दिया कि दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो 1 मार्क हमारे पास इसका था और 1 हमारे पास जो ऊपर हम काम करके हैं। इसके बाद कह रहा है यूज डॉटेड लाइन टू योर डायग्राम। जो पीछे डायग्राम बनी है उसमें डॉटेड लाइन शो हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी चेंजेस स्लाइटली एट अ हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा कर दें तो कैसी हो जाएगी, इसको लेबल करना है एक्चुअली। देखिए अभी आप ए लेवल में पहली दफ़ा मतलब इसको देख रहे हैं इन चीज़ों को। ये जो कह रहा है ना कि लेबल दिस कर्व विद पॉजिटिव डेल्टा टी, अगर आपने नहीं किया आपका मार्क काट देगा, हालांकि आपने कर्व सही बनाई। मतलब यहाँ पे मैं आता हूँ, हाई टेम्परेचर पे इसकी कर्व जो है डॉटेड लाइन से मैंने बना दी, कुछ ऐसी हो जाएगी, डन हो गया। अब अगर इसको मैंने लेबल नहीं किया, हालांकि मैंने कर्व सही बना दी, मेरा मार्क काट देगा। तो यहाँ पर मार्क्स देने में बहुत रिलेक्टेंट होता है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को गौर से देखना है। बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक की वजह से मार्क्स लूज करते हैं, तो आपको इससे बचना है। तो आप इसको लेबल कर देंगे, पॉजिटिव था मेरे ख्याल में डेल्टा, ये आपके पास आ गया। इसके बाद कह रहा है कि यूज दिस न्यू लाइन टू एक्सप्लेन
वाई द रिएक्शन इज फास्टर एट अ हायर टेम्परेचर। अब आपके पास 1 मार्क इसका हो गया और 2 मार्क इसके। तो हाई टेम्परेचर पे रेट ज़्यादा क्यों होता है, इस कर्व को यूज़ करके बताएं। तो आप देखें कि पहले जो है आपके पास सिर्फ ये वाले पार्टिकल्स थे जो इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते थे, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर ज़्यादा किया, नाउ दीज आर द एडिशनल पार्टिकल विच कैन कोलाइड इफेक्टिवली, विच हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसलिए वो वाली बात जो है यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, बाय इंक्रीजिंग, मैं ज़रा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग कंप्लीट लिख सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लाजमी नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी आइदर इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी या फिर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस। उन पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। और फिर तीसरी बात भी हम लाजमी लिखेंगे कि सो इफेक्टिव कोलिजन्स एंड रेट इंक्रीजेस। तो आपके पास इस तरीके से, हालांकि आपके ज़हन में आएगा कि सर 2 मार्क के लिए मैं इतना क्यों लिखूं या 1 मार्क के लिए मैं ऐसा क्यों लिखूं, बट आप कोशिश करेंगे, आपको नहीं पता जिसने पेपर बनाया उसने मार्किंग ही बनाई होती है, तो आपको जो है फॉर द सेफ साइड ये सारे पॉइंट्स लिख दें ताकि आप कंफर्म हो कि आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें जो है गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, आपका मार्क नहीं जा सकता। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई बच्चा लास्ट वाला पार्ट नहीं लिखता, हो सकता है उसका मार्क रखा होता उसने, तो वो आपको पेपर देख के नहीं पता चलता। तो पेपर की मार्किंग स्कीम आप जब यहाँ पे लेवल में चेक करेंगे तो एक ही चीज़ के आंसर्स में थोड़ी सी वेरिएशन आती है, फ्लक्चुएशन आती है, कभी किसी पॉइंट के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा होता है, कभी किसी पॉइंट पे, तो आपका आंसर जो है दैट शुड बी परफेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे, तो इंशाल्लाह फिर इसको हम देखेंगे, आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे इसको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।